लेकिन जल्द ही राज को ऐसा महसूस हुआ कि उसके खिलाफ लड़ने वाला नवीन कमजोर नहीं था, बल्कि राज की ताकत ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। थकान मिटाने वाली दवाई के कारण राज आम इंसानों से काफी ऊपर उठ चुका था। आधार बनाने की फीस टेक्निक को अपनाकर उसके शरीर की ताकत और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ गई थी। तुम वाकई काफी अच्छे लड़ाकू हो। तुम्हारे पंजे वाली टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई, नवीन ने दर्द से कराहते हुए कहा। नवीन अपनी कलाई छुड़ाने में पूरी तरह नाकामयाब हो चुका था, इसीलिए उसने अपने घुटने से हमला करना बेहतर समझा। आमतौर पर इस तरह की लड़ाइयों में घुटने का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन नवीन अभी किसी टूर्नामेंट में नहीं था जहां उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था। भले ही नवीन शरीर से काफी चौड़ा था और उसे हंसते रहना काफी पसंद था, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं था। उसे मालूम था कि लड़ाई में जो भी ठीक लगे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। राज ने गहरी सांस ली और अपने सांप की तरह लहराते हुए पंजों को ऊपर की तरफ धकेला। उसके पंजे सांप की तरह नाचते हुए दिख रहे थे। ये सिर्फ सांप की तरह नाचने वाले पंजे ही नहीं थे, बल्कि एक भयानक हथियार भी थे। नवीन को समझ में नहीं आया और उसका भारी भरकम शरीर अचानक जमीन पर गिर गया। राज ने नवीन का हमला बड़ी आसानी से रोक दिया था, वो भी सिर्फ एक हाथ की मदद से। नवीन ये सब देखकर भौचक्का रह गया था। राज ने न सिर्फ उसका हमला ही रोका था, बल्कि हमला रोकने के साथ साथ उसे जमीन पर भी धकेल दिया था, और ये सब उसने बस एक ही हाथ से कर दिया था। नवीन को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई दुबला पतला लड़का उसे यूं ही आसानी से एक हाथ से धकेल सकता था। लेकिन नवीन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। नवीन ने जोर से दहाड़ा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाया और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने दाएं हाथ को बाहर किया और अपना सबसे जोरदार मुक्का आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक उसी समय राज ने भी नवीन के हमले को रोकने के लिए अपना हमला तैयार किया। शुरुआती फिस्ट नंबर 2 ये वही हमला था जो राज करने वाला था। इसमें मुक्कों को टूटते तारों की तरह रफ्तार में आगे की तरफ मारा जाता था। पलक झपकते ही 10 मुक्के नवीन की तरफ बढ़े और नवीन जमीन पर ढेर हो गया। ये मुक्के इतनी तेजी से नवीन पर पड़े थे कि नवीन को सोचने का समय भी नहीं मिला था और नवीन हवा में उछल गया था। हालांकि इस बार हमला करते समय राज ने फीस्ट स्क्रिप्चर फॉर्मूला नहीं दोहराया था। पहली बार में तो राज को इसे दोहराने का मौका तक नहीं मिला था, लेकिन दूसरी बार में अगर वो फीस्ट फॉर्मूला को दोहराता और उसकी कुंडलनी उसकी मुट्ठी में समा जाती तो शायद नवीन के पेट में एक बड़ा छेद भी बन सकता था और ऐसे में राज जेल की दीवारों के पीछे भी जा सकता था, क्योंकि उसके सिर एक हत्या का केस लग जाता। राज ने अपनी मुट्ठियां अपने शरीर की तरफ खींच ली और एक गहरी सांस ली। वो पूरी तरह शांत खड़ा हुआ था। नवीन अपने पूरे शरीर को छूकर दर्द से करा रहा था। आखिर ये किस तरह की लड़ने की टेक्निक है? क्या ये कोई पुराने तरीके का मार्शल आर्ट है? नवीन ने दर्द से कराते हुए पूछा। शुरुआती फीस नंबर 2, राज ने सीरियस होकर जवाब दिया। शुरुआती फीस नंबर 2, ये क्या बकवास है? नवीन ने हैरान होकर पूछा। राज को तभी काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे मालूम था कि अगर वो ऐसे अजीबोगरीब नाम किसी के भी सामने लेगा तो कोई भी हैरान हो सकता था, लेकिन राज के पास फिलहाल अपनी लड़ाई के तरीकों के नाम सोचने का वक्त नहीं था। इसके बाद राज ने नवीन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो नवीन समझ गया कि राज बातें करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मैं हार गया, राज का कोई जवाब न पाकर नवीन ने कहा। राज ने गहरी सांस ली। उन दोनों के बीच ताकत में काफी अंतर था।
भले ही नवीन पहले से ही काफी ताकतवर था, लेकिन राज उससे ताकत के मायने में काफी आगे निकल चुका था। नवीन भले ही कई सालों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन राज की ताकत कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। तुम्हारा ये फैसला काफी अच्छा है। अब जैसी रीत चली आ रही है, उस हिसाब से हारने वाले को इस लड़ाई का जुर्माना देना होगा, राज ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, नवीन ने हैरान होकर कहा। नवीन ने अपना सिर नीचे झुका लिया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। शायद वो हार के बदले थोड़ी मार और खाने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसके पास देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। पैसे के बदले नवीन अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार था। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए थोड़ी जानकारी जुटाने का समय निकालो, राज ने नवीन से कहा। भले ही राज के पास पैसे की कमी थी, लेकिन फिर भी वो नवीन से पैसे नहीं मांगना चाहता था। उसे मालूम था कि भले ही एक आदमी कुछ न कर सकता हो, लेकिन उस आदमी के साथ वाले लोग मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते थे और उन्हें जानकारी जुटाने में कोई दिक्कत भी नहीं आ सकती थी। राज को पता था कि नवीन अपने चमचों की मदद से उसे जानकारी लाकर दे सकता था और इस बारे में भी पता लगवा सकता था कि कौन उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। भले ही राज इस मामले में शल्य की मदद लेने वाला था, लेकिन थोड़ी सी तैयारी पहले से करना राज को बेहतर लग रहा था। तुम चाहते हो कि कल दोपहर में जो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था, मैं उसके बारे में पता लगवाऊं? नवीन ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। इस तरह की चीज उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। ये बात बड़ी आसानी से पता की जा सकती थी कि किस स्टूडेंट के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी, और फिर स्टूडेंट के बारे में पता चलने के बाद उसकी पूछताछ करने वाले की जानकारी जुटाने का काम करना बाएं हाथ का खेल था। अगर इस सबसे भी काम न बने तो नवीन स्कूल के सीसीटीवी से सारी जानकारी निकाल सकता था, लेकिन नवीन के सामने अभी भी एक बड़ा सवाल था कि भले ही वो हार गया था, लेकिन वो राज की मदद क्यों करें? नवीन तो बस राज से लड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि हारने पर नवीन को कुछ देना होगा। ऐसे में नवीन दूसरी बार भी राज से लड़ने को तैयार खड़ा था। तुम मेरी मदद करोगे, है ना? राज ने नवीन की तरफ झुकते हुए पूछा। राज पूरी तरह से तैयार था कि अगर नवीन ने उसे मना किया तो वो उसे अच्छा मजा चखाएगा, लेकिन राज को अपने इतने पास देखकर नवीन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। हाँ, मैं समझ गया। मैं अपने कुछ दोस्तों और उनके दोस्तों की मदद लेकर तुम्हारा काम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई ना कोई नतीजा जरूर मिलेगा, नवीन ने कहा। राज की शक्ल देखकर नवीन समझ गया था कि अगर तुरंत ही नवीन ने राज की बात नहीं मानी तो कुछ भयानक हो सकता था। ठीक है फिर, शुक्रिया नवीन, राज ने स्माइल करते हुए कहा। इस लड़ाई के बाद राज काफी खुश महसूस कर रहा था। इस लड़ाई से न सिर्फ राज के हाथ पैर खुल गए थे, बल्कि शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक समझने में भी उसे काफी मदद मिली थी। उसकी ये समझ सम्मोहन जादू के बाद तैयार हुई जगह पर प्रैक्टिस करने से काफी अलग थी। इस बार उसने असल में लड़ाई करके उस टेक्निक को जाना था और इससे वो शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक को और भी अच्छे तरीके से समझ पाया था। असली लड़ाई से राज को समझ में आया था कि वो काफी ज्यादा स्टेमिना बचा पाया था और काफी ज्यादा कुंडलिनी और रक्त को ताकत दे पाया था। असली लड़ाई किताबी ज्ञान से काफी अलग एक्सपीरियंस देकर गई थी। शायद मुझे इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए और लोगों को चुनौती देनी चाहिए। मैं कल शल्य से पूछूंगा कि क्या मैं लोगों को लड़ाई के लिए चुनौती दे सकता हूँ, राज ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो अपने हॉस्टल के पास पहुंच गया और अपने बिस्तर पर बैठकर उसने अपनी डिवाइस उठा ली। डिवाइस में उसने पहाड़ी महारथियों का ग्रुप खोला और देखा कि उसमें कई सारे मैसेजेस डले हुए थे। शुरुआती मैसेज दोपहर के थे, जब शल्य ने राज को आधार बनाने की टेक्निक दी थी। अगले मैसेज 2 मिनट पहले के थे,
मुझे पता चला है कि वसीम अपनी 150 साल की मेडिटेशन से बाहर आने वाला है। क्या ये खबर सच है? कालघाती ने कहा। वो तो जादूगरों में सबसे पागल हैं। इस बार तो बाहर आकर शायद वो 7वें लेवल तक पहुंच जाएगा, है ना? मुझे तो लगता है कि जल्द ही वसीम को हमें महान जादूगर बुलाना पड़ेगा, लमकरण ने कहा। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि वो जैसे ही बाहर आएगा वो हमारे पास आएगा, है ना? अगर ऐसा हुआ तो उससे मिलने कौन जाएगा? जन्मेजय ने पूछा। जन्मेजय वही था जो ग्रुप में सबसे कम मैसेजेस किया करता था और राज को उसका मैसेज पढ़कर उसके बारे में याद करने में भी काफी टाइम लगा। जैसे ही जन्मेजय का मैसेज आया उसके बाद ग्रुप में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। मैं पिछली बार भी उसके पास गया था, इसलिए मैं तो इस बार नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर बाद लमकरण ने कहा। लमकरण के इस मैसेज के बाद राज को इतना तो समझ में आ गया कि लंबे मेडिटेशन के बाद बाहर आए किसी भी व्यक्ति से मिलना काफी खतरनाक था। यहाँ तक कि लमकरण भी उससे मिलने से डर रहा था। अभी अभी मुझे महसूस हुआ है कि मेरी ताकत थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। शायद मुझे कुछ सालों तक मेडिटेशन करना होगा। तुम लोगों को मेरी याद तो नहीं आएगी ना? त्रिकालदर्शी ने कहा। त्रिकालदर्शी, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे? अभी कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी ताकत नए लेवल पर आई है और तुम्हारे अगले लेवल तक आने में भी अभी काफी समय है, लमकरण ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। अभी अभी ही मेरा बहुत बड़े खतरे से सामना हुआ है, इसीलिए मेरी ताकत स्टेबल नहीं है। तुम लोग मेरी बात का भरोसा करो या नहीं, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच है। इसीलिए मैं जल्द ही लंबे मेडिटेशन के लिए जाने वाला हूँ। इसलिए कोई भी दिक्कत आए तो मेरी मदद का इंतजार मत करना, त्रिकालदर्शी ने कहा। अरे किस बात की जल्दी है? ऐसा नहीं है कि वसीम अभी ही बाहर आने वाला है। अभी उसके बाहर आने में काफी समय है और जब ऐसा होगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी और हमें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा, कालघाती ने कहा। कालघाती, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? लमकरण ने पूछा। मेरे पास एक अच्छा प्लान है, लेकिन लमकरण मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा, इसीलिए हार मान लो, कालघाती ने कहा। कालघाती का जवाब सुनकर लमकरण को काफी गुस्सा आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि जादूगरी के अगले मुकाबले में वो इस बात का बदला कालघाती से जरूर लेगा और वो उसे ऐसा मजा चखाएगा कि दुनिया याद रखेगी। राज लगातार ये सभी मैसेजेस पढ़ता रहा और वो भी एक मैसेज करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कालघाती के शानदार तरीके वाले मैसेज को देखा, उसके अंदर एक अलग तरीके की सनसनाहट दौड़ने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे अगर अभी वो बोला तो बड़ी दिक्कत आ सकती थी। इसीलिए राज ने नाम में अपना सिर हिलाया और डिवाइस बंद करके सोने चला गया। क्या वसीम कोई खतरनाक जादूगर है जिससे राज को खतरा हो सकता है? क्या वसीम और कलंदर आपस में मिले हुए हैं? क्या राज इन दोनों की सच्चाई जान पाएगा? रात के घने अंधेरे में मेंढकों के टर्राने और गर्म हवाओं की आवाजें आ रही थी। उस अंधेरे में से काले कपड़े पहने एक आदमी लड़कों के हॉस्टल की तरफ दबे पांव बढ़ने लगा और राज की बालकनी के सामने जाकर रुक गया। वो यही होना चाहिए, काले कपड़े वाले आदमी ने धीमे से कहा। इसके बाद वो अपनी जगह पर उछला और सीधा राज की बालकनी पर पहुंच गया। राज की बालकनी की ऊंचाई करीब 3.5 मीटर और इसमें आधा मीटर की रेलिंग की ऊंचाई, कुल मिलाकर 4 मीटर की ऊंचाई तक उस आदमी ने बिना किसी दिक्कत के उछाल मार दी थी। इस तरह की ऊंची कूद का इस्तेमाल अगर देश के लिए किया जाए तो देश हर ऊंची कूद में नंबर 1 आएगा, क्योंकि इस आदमी को 4 मीटर कूदने के लिए दौड़ लगाने तक की जरूरत नहीं पड़ी थी। कोई भी ऊंची कूद वाला एथलीट ये देखकर अपने घुटने टेक देता। हाँ, एक चीज पर विवाद हो सकता था कि सभी को लगता जैसे इस आदमी ने ड्रग्स लिए हो,
या उसने कोई हाईटेक मशीन अपने शरीर में छुपा कर रखी हो, जिसकी मदद से वो इतना ऊंचा उछल पाया। हॉस्टल की बालकनी के दरवाजे काफी सुंदर और बेहतरीन नक्काशी से बने हुए थे। उस काले कपड़े वाले आदमी ने चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा। जब उसे समझ आ गया कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसने एक ब्लेड जितनी पतली कोई चीज निकाली और उसे बालकनी की खिड़की में घुसा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी अपनी जगह पर खड़े खड़े कोई हरकत भी नहीं कर रहा था। इसके बावजूद भी खिड़की खुल गई, जिससे इतना साबित हो गया कि ताला खोलने में इस आदमी को महारत हासिल थी। धीरे से खिड़की खोलकर वो काले कपड़े वाला आदमी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वो बिल्कुल बिल्लियों की तरह दबे पांव सब काम कर रहा था, इसीलिए उसकी किसी भी हरकत पर जरा सी आवाज भी नहीं आ रही थी। कमरे के अंदर राज पूरे हाथ पैर फैलाकर सो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही नहीं बची हो। उसने कल बहुत मेहनत कर ली थी। पहले तो उसने शल्यों को ढूंढने में मदद की, फिर थकान मिटाने वाली दवाई बनाई और फिर उसने आधार बनाने के लिए फिश टेक्निक और मेडिटेशन टेक्निक की प्रैक्टिस भी की। यहाँ तक कि यासीन के घर से हॉस्टल लौटने के पहले उसे नवीन से लड़ाई भी करनी पड़ी थी। एक दिन के लिए इतना सब होना राज को बहुत थकाने के लिए और घोड़े बेचकर सोने के लिए काफी था। राज अभी इतने आराम से सो रहा था कि अगर कोई उसे 2 थप्पड़ भी लगा दे तो शायद उसकी नींद ना खुले। एक जादूगर के तौर पर राज का तजुर्बा और चौकन्नापन काफी कम था। अभी वो तो एकदम नौ सीख गया था, जिसे काफी मेहनत की जरूरत थी। बस इसी कारण जादुई दुनिया में नौसिखिया होने की वजह से राज तजुर्बेदार जादूगरों की तरह नींद में भी हर तरफ से चौकन्ना नहीं रह सकता था और ना उससे ऐसी उम्मीद की जा सकती थी। उस काले कपड़े वाले आदमी ने थोड़ी देर तक राज को घूरा और अपने दिमाग में राज की सारी जानकारी को दोहराकर राज की फोटो से उसे मिलाने लगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वही है, उसने धीमी आवाज में कहा। राज को उसके कमरे में आने की भनक तक नहीं लगी थी, इसीलिए उस आदमी का प्लान पूरी तरह से सफल रहा था। हालांकि उस काले कपड़े वाले आदमी ने राज को पहचानने के बाद जरा भी राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि कलंदर ने उससे कहा था उसे चीजों को देख समझकर उस हिसाब से ही काम निपटाना है। कलंदर ने राज के बारे में इस आदमी को काफी कुछ बताया था। उसने साफ कहा था कि अगर राज उसे देख ले तो उसे तुरंत वहां से भाग जाना है। इसीलिए कमरे में दाखिल होने के बाद से ही काले कपड़े वाला आदमी और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया था। उसने अपनी सांस तक रोक कर रखी थी। अब भूत वाला बर्फीला मोती आखिर कहाँ है? उस आदमी ने राज के शरीर पर नजर दौड़ाते हुए धीमे से कहा। रात के वक्त चोरी से राज के कमरे में घुसने की इस आदमी के पास बस एक ही वजह थी कि उसे भूतिया मोती लेकर लौटना है। राज का कमरा काफी छोटा था, इसीलिए राज को ढूंढने में उस आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और दूसरी बात, इस वक्त राज का रूममेट भी कमरे में नहीं था। भूत वाला बर्फीला मोती राज के गले में बिना किसी सुरक्षा के लटका हुआ था। ये देखकर काले कपड़े वाला आदमी बहुत खुश हो गया। मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी ज्यादा आसान निकला। ये बहुत ही बढ़िया हुआ, उस आदमी ने मन ही मन खुश होकर कहा। उसका टारगेट पूरी तरह से बेहोशी में सो रहा था, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट भी उसे नहीं जगा सकती थी। इसीलिए उसे राज कहीं से कहीं तक कोई माहिर जादूगर नहीं लगा। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कलंदर ने इस आम इंसान से सावधान रहने को क्यों कहा था। इसके बाद काले कपड़े वाले आदमी ने राज की गर्दन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बर्फीले मोती की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी राज को देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अगर उसने सिर्फ बर्फीला मोती लिया तो उसका काम तो पूरा हो जाएगा और शायद इसके बदले उसे कोई छोटा मोटा इनाम भी मिल जाए। लेकिन यदि वो राज का सिर काटकर अपने साथ ले जाए तो शायद उसका इनाम भी बहुत बड़ा हो सकता था। उसे लगने लगा कि कलंदर की नजरों में इंप्रेशन बनाने का ये मौका उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि उसे कोई
खास टेक्निक मिल जाए। इससे उसकी गैंग में उसे काफी इज्जत और नया ओहदा भी मिल जाएगा। इसके बाद वो कलंदर का खास आदमी बन जाएगा। फिर उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और शायद कलंदर उसे लंबी उम्र की ताकत भी दे देगा। इतना सोचकर ही उस आदमी के मन में खुशी के हिलोरे चलने लगे। इसके बाद उस आदमी ने अपना हाथ घुमाया और एक बिना हत्थे की लंबी सी ब्लेड उसके हाथ में दिखने लगी। उसने उस ब्लेड को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून की प्यास चमकने लगी और उसका हाथ राज के गले की तरफ बढ़ने लगा। ठीक इसी समय वो अपने दाएं हाथ से राज के मोती की तरफ भी बढ़ रहा था। उसने ऐसा ही सोचा था कि जैसे ही उसे मोती मिलेगा वो अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार हमला करेगा। इससे चित और पट दोनों उसकी हो जाएगी। काले कपड़े वाले आदमी ने अच्छे भविष्य की इच्छा में अपने होठ चाटे। जैसे ही वो राज के बर्फीले मोती को छूने ही वाला था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका सिर अचानक भारी हो रहा है। उसे लगा जैसे किसी ने उसे सिर के पीछे से हथौड़ा मार दिया हो। उसके सिर में एक भयानक दर्द उठने लगा। आगे उसे जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। उसके शरीर में अगले ही पल काफी कमजोरी छाने लगी। उसके सिर दर्द के साथ साथ उसका उल्टी करने का मन भी होने लगा। अब उससे अपनी उंगलियों में दबी ब्लेड भी नहीं पकड़ी जा रही थी, इसीलिए वो जमीन पर गिर गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई खतरनाक जहर दे दिया गया है। अरे यार, ये जहर आखिर कहां से आया? मुझे कब जहर दिया गया? काले कपड़े वाले आदमी के मन में बस यही सवाल चल रहे थे। उसे काफी खूंखार ट्रेनिंग मिली थी, इसीलिए वो एक ही झटके में समझ गया था कि उसे किसी ने जहर दिया है। साथ ही साथ ये जहर काफी खतरनाक भी था। जैसे ही इस जहर का असर शुरू होगा, मन के दरवाजे बंद हो जाएंगे और कुंडलिनी और रक्त की शक्ति अपने आप शरीर में बहना बंद हो जाएगी, जिससे शरीर कमजोर पड़ता जाएगा। उसने तुरंत ही बिस्तर पर लेटे राज की तरफ देखा। ठीक इसी समय राज ने अपने सपने में मुस्काया, जिससे असलियत में भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है, काले कपड़े वाले आदमी ने कहा और भागने का मन बना लिया। इसके पहले कि वो अपना आपा खो दे, वो तुरंत बालकनी के नीचे कूद गया। जैसे वो नीचे गिरा, उसके मुंह से ढेर सारा खून निकला, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत ही अपने जेब से जहर का असर कम करने की कई सारी जादुई दवाइयां निकालना शुरू कर दी। बिना सोचे समझे ही उसने सारी दवाइयां एक साथ खा ली। लेकिन इसके बाद भी उसके सिर का भारीपन खत्म नहीं हुआ। उसका शरीर और कमजोर होने लगा। जैसे ही वो बालकनी से नीचे गिरा तो उसे महसूस हो गया था कि उसके पैरों में अंदरूनी चोट लग चुकी है। जादुई दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। काले कपड़े वाले आदमी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। अब वो ठीक से कोई फैसला भी नहीं ले पा रहा था। इससे कुछ नहीं होगा, अब मुझे तुरंत ही कलंदर के पास लौट जाना चाहिए, ताकि मैं उनसे अपनी जान की भीख मांगकर कोई दवाई ले सकूं। काले कपड़े वाले आदमी ने मन ही मन सोचा और कलंदर की तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि उसका ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यदि उसके पास फिलहाल सोचने समझने की ताकत होती तो शायद वो कभी भी कलंदर के पास जाने के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि इससे कलंदर के अड्डे के बारे में पता लग सकता था। लेकिन अभी उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और फिलहाल अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसे बस कलंदर के पास जाना ही बेहतर लगा। कलंदर अभी स्कूल के पास ही एक होटल में रुका था। वो एक कुर्सी पर एकदम खाली दिमाग बैठा था। हालांकि उसके दिमाग में बार बार शल्य की भयानक आंखें आ रही थी। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी शल्य की डरावनी आंखों को भूल नहीं पा रहा था। उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही कलंदर का शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब ना तो वो शल्य के पीछे जा सकता था और ना ही शल्य के साथ ही राज के पीछे। वो तो अब खुद से ये भी पता नहीं लगा सकता था कि राज कोई आम इंसान है
या महान जादूगर। केवल रात के गहरे सन्नाटों में जब शल्य और राज अलग अलग हो जाते थे, तब ही कलंदर अपने किसी नए चमचे को राज के पीछे भेजता था ताकि उससे बर्फीला मोती छीना जा सके। क्योंकि अभी तक कलंदर को राज की असली ताकत के बारे में पता नहीं चला था, इसीलिए वो कभी भी अपने सबसे ताकतवर चमचों को राज के पीछे नहीं लगाता था ताकि उनकी हत्या ना हो जाए। फिलहाल वो अपने चमचों को सिखाने का खर्च और समय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी तक के समय के हिसाब से अगर मेरे चमचे को वो मिल गया होगा तो उसे अब लौट आना चाहिए, लेकिन अगर वो नाकामयाब हुआ होगा तो उस बेचारे की बुरी हालत हुई होगी, क्योंकि जादूगरों की दुनिया इंसानों की दुनिया से भी ज्यादा बेदर्द है। कलंदर ने सोचा। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। क्या मेरा चेला लौट आया? कलंदर ने मन ही मन सोचा। क्या राज ने ही उस आदमी को जहर दिया था? क्या अब कलंदर राज पर कोई नया जानलेवा हमला करवाएगा? क्या वाकई इस वक्त कलंदर के पास उसका चेला ही आया है?